सीधा सीधा किसी का कैलकुलेशन उठा लें तो 52% तो एक गाड़ी का वैल्यू जो है वो टैक्स है। एडवांस टैक्स किसी ज़माने में इंजन सीसीज के हिसाब से चार्ज किया जाता था। आज गवर्नमेंट जो चार्ज पिछले 2 सालों से कर रही है वो कर रही है उसकी वैल्यू के ऊपर। मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दी हुई है कि जी बढ़ गई कीमत, 10 लाख ऊपर चलेगी। कोई अपना माल बेचने वालों ने ज़्यादा बात उछाली है। लोगों ने ऑन मांगना शुरू कर दिया है, जो कल को 4 लाख मांगते थे आज वो 15 लाख मांग रहे हैं। कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं होती, ख़राब आपकी सोच होती है जो आप डिसोन कर देते हैं अपने ही प्रोडक्ट को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील। और आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही एक अहमियत का हामिल है और हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत भी मौजूद है। गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, कार एनालिस्ट हैं, कार कंसल्टेंट हैं। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में आपको इनका नाम ज़रूर नज़र आएगा। कहीं पे नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, कोई नई जो है वो पॉलिसी आ रही है, तो उसके ऊपर आपको अकील बशीर साहब का टेक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे साथ वन एंड ओनली अकील बशीर साहब मौजूद है। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लेके आने के लिए। अकील साहब, इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है, बजट की बात हो रही है और बजट जो है वो प्रपोज हो चुका है। अब उसके ऊपर देखना ये है कि क्या किस तरह से जो है वो बेनिफिशियल होता है आवाम के लिए और किस तरह से वो बेनिफिशियल है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो बजट के ऊपर आपकी क्या राय है? और इस वक्त वो हर किसी की ज़ुबान पे ये एक बिल की सूरत में पेश हो चुका हुआ है असेंबली में बजट। अच्छा, इस पे बहुत सारे रूमर्स हैं। हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से बात करता है। देखिए, हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री लगी हुई है पाकिस्तान में, वो खाली वो उस मालिक की नहीं है, वो उस हर एम्प्लॉई की जो है उसके अंदर, ख्वाह वो उसका सप्लायर है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, उसका डीलर है, उसके डीलर के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे लोग हैं। पूरा सिस्टम चल रहा है उसके इर्द गिर्द। उस एक सेगमेंट, जब मैंने आपको कहा 1 से 2 करोड़ एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं, उनकी फैमिलीज अलग हैं। 24 करोड़ की आवाम में से 1 से 2 करोड़ अगर एक सेगमेंट के साथ मुंसलिक हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं। हमारे रेगुलेटर जो है, हमारी गवर्नमेंट है, रेगुलेटर की भी अपनी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, उन्हें भी मुल्क को चलाने के लिए आपको टैक्स दरकार है, तो उस और प्लस अपने डेट्स को भी क्लियर करना है आपने। तो वो डेट्स और वो टैक्सेस, उसकी कलेक्शन के मोड बने हुए, हेड्स बने हुए, मुख्तलिफ तरीक़ा कार है। वो FAD की सूरत में है, कैपिटल एडवांस टैक्स की सूरत में है, सेल्स टैक्स की सूरत में है, आने वाले दिनों में एमिशन टैक्स भी आ रहा है तो उसकी सूरत में है। देखिए, हमारे बिग 3 कहलाते हैं ऑटो इंडस्ट्री के। सर, बिग 3 एक टाइम तक लोग कहते जी उनकी डोमिनेंस थी मार्केट के अंदर, बिल्कुल थी, डोमिनेंस थी, बट उन्होंने तो किसी को नहीं रोका था, बताओ आगे। उन्होंने तो किसी के लिए खड्डा नहीं खोदा था कि आप नहीं आए। उन बिग 3 के अंदर जब इंडस्ट्री आगे इनहेंस हुई और लोग जब आए, तो उन्हीं इंडस्ट्री, उस बिग 3 के जो लोग थे, जो एम्प्लॉयड थे, स्किल पॉलिश हो चुकी थी, ट्रेनिंग हो चुकी हुई थी, वही लोग वहां पे जाके उस इंडस्ट्री में चले गए, वही स्प्रेड हुए और उन्होंने और लोगों को ट्रेन किया और फिर वो आगे चलते जाए। देखिए, पॉजिटिविटी भी है। फिर उन्हीं बिग 3 ने जितनी प्रोडक्शन थी, जो भी रिसोर्सेज थे, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर है, वो उनको चेक करता है। बिग 3 अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता। आपने आज कहा जी टैक्सेस, ये बड़ा मार्जिन है कंपनियों का। भाई, मार्जिन ये है कि आप सीधा सीधा किसी का कैलकुलेशन उठा लें तो 52% तो एक गाड़ी का वैल्यू जो है वो टैक्स है। तो टैक्स तो गवर्नमेंट की ज़रूरत है भाई। अब अगर इन फ्यूचर हम बात करते हैं तो ये टैक्सेशन जो है, कोशिश तो ये गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि हम जो है वो बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाएं और उसके ऊपर, क्योंकि उन लोगों की जेब भी इजाज़त दे रहे हैं जो इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं। एक जानब वो बंदा है कि जो बमुश्किल जो है वो 660 सीसी वाली गाड़ी, जो बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है, पाकिस्तान के अंदर सबसे छोटी यही एक इंजन जो है वो चल रहा है, अगर वो बंदा गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो उसके ऊपर भी वो ड्यूटीज़ हैं वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में एक आम बंदे को तो मार्जिन देना चाहिए। देखिए जी, अब वही बात है कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है। आप पता है, गवर्नमेंट जो है, अभी हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं। एडवांस टैक्स किसी ज़माने में इंजन सीसीज के हिसाब से चार्ज किया जाता था। वो भी सेगमेंटेशन में था, किसी पे 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। आज गवर्नमेंट जो चार्ज पिछले 2 सालों से कर रही है वो कर रही है उसकी वैल्यू के ऊपर।
गाड़ी की वैल्यू पे आपको एडवांस टैक्स देना है। मैं एक टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए। जो 17 मिलियन की एक गाड़ी है उसके ऊपर 10 लाख रुपीज प्लस 1 मिलियन एंड अबव एडवांस टैक्स है। ऊपर वाली गाड़ी पे 14 लाख किसी का भरता है, तो नीचे वाली गाड़ी पे 14 तो नहीं बढ़ेगा, वो उसके हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा सर, एमिशन टैक्स को भी थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी है जरा आप देखिए जी, एमिशन टैक्स तो पर लीटर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। अभी आप देख रहे हैं स्टिकर लग रहे हैं, जगह जगह लग रहे हैं। किसी ने पूछा है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए इसके ऊपर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक प्राइवेट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, और गवर्नमेंट ने उसको कहा पहले आप सब लोगों को सब्सिडाइज करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर लगाएं और इस सर्विस दें। तो इतने लोग हायर हुए और ये सारा उनका पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म बना है, तो वो उसको EPA के अंडर चला रहे हैं सारे। तो उसका बैकग्राउंड, हम वही बात है ना, फटाफट हम एक इम्प्रेशन डेवलप कर लेते हैं। उसको हमें थोड़ा सा वी नीड टू गो इनटू डेप्थ एंड फाइंड आउट द रियल कॉज। टैक्सेस की बात करें तो आज से 30 साल पहले कोरोला का जब बेसिक मॉडल था, या 25 साल पहले की बात कर देते हैं, इट वाज अराउंड 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपए का कोरोला का मॉडल बेसिक। आज वही मॉडल जो है वो 40 लाख प्लस पे है। हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि बजट प्रपोज है और मार्केट में आप क्या रवैया देख रहे हैं? आज तो पुल है, आज तो जो गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि हाइप क्रिएट कर दी है पूरे मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दी हुई है कि जी बढ़ गई कीमत, 10 लाख ऊपर चलेगी। कोई अपना माल बेचने वालों ने ज़्यादा बात उछाली है। जिनके पास अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो उनको बेचना चाहते हैं, मैंने तो ऐसे भी सुना है कि कुछ लोगों ने ऑन मांगना शुरू कर दिया है। जो कल को 4 लाख मांगते थे, आज वो 15 लाख मांग रहे हैं, ऑन मांग रहे हैं। और वो गाड़ियाँ भी हैं जो अनइनवॉइस भी, ऐसे कुछ असेंबलर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो अनइनवॉइस हैं और वो बेच रहे हैं बाज़ार में। देखिए, ये कंपटीशन कमीशन अथॉरिटी का काम है कि ये ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दे शुड टेक देम टू टास्क। लेकिन अगर एक बायर एंड पे अगर बंदा देखता है तो आपको क्या लगता है कि ये राइट टाइम है गाड़ी खरीदने का, या थोड़ा डिले करके खरीदे? देखिए, मैंने आपको कहा 2 लाख से 10 लाख, ये तो चांस है ना। आइदर यू सेव 200,000 और यू सेव 10,000। बट आपको लगता है कि जो चांस आप बता रहे हैं, या यहाँ पे अगर कोई बिल प्रपोज होता है तो उसमें कितनी को रद्दोबदल की गुंजाइश होती है? एक्चुअल में वो कंसीडर वही किया जा रहा होता है? नहीं, नॉट ऑलवेज। आपको मार्केट का वो बैकलैश भी तो बैकलैश आ रहा होता है, वो बड़ा हीट फेस करनी पड़ती है भाई। अरबों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, अरबों की, और आने वाली भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट जो चल रही है, आने वाली भी है। ये इंडस्ट्री, आप जिसकी इंडस्ट्री की बात करें, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसकी आउटपुट कैपेसिटी इज अबव 250,000 व्हीकल्स। ठीक है जी, 2,50,000 गाड़ी की आउटपुट मिनिमम है जो इंडस्ट्री लगी हुई है। और वो अभी क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो हाफ अपनी फंक्शन कर रही है अपनी कैपेसिटी का, जितनी करंट डिमांड है। तो आप उस इन्वेस्टमेंट की हाफ को भी हाफ करेंगे अगर आप रेगुलेटर है। अगर आप हाफ को हाफ कर देंगे तो आप रेगुलेटर हैं इस वक्त, तो आप नहीं देख रहे वो जो टैक्स आपको इस वक्त 10 गाड़ी का है, मैं 5 करूंगा तो वो 10 से 5 पे चला जाएगा। तो आप अगर एक गाड़ी पे ऑलरेडी 12 लाख ले रहे हैं, मैं 50% प्राइस की बात कर रहा हूँ, 24 की गाड़ी है तो 12 लाख आपका टैक्स है, तो वो गाड़ी 10 गाड़ियों पे आपको 12 लाख आ रहा है। आपने उसी गाड़ी के सेगमेंट पे कहा मैं आज से इस पे 1.5 लाख और इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 12 की जगह अब उसकी सेल 5 पे आ जाएगी। तो आप कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं? तो आपने 10 की जगह 5 बेची और 5 के ऊपर आपने 2 लाख ले लिया, 1.5 लाख ले लिया, तो बाकी भी 75 का तो आपने लॉस किया ना। 75 में से रिकवर क्या किया? 60। तो ये सारी मैथ्स मेरे से अच्छी जानते होंगे, ये मेरे से बहुत अच्छी आती, मैं तो बड़ा सादा सा। अभी अगर कोई ऑटो फाइनेंसिंग की भी बात होती है तो बैंक्स के पास भी, तो क्या बैंक से गाड़ी ऑटो फाइनेंस करवानी चाहिए? और ये देखें, आज हमारे मुल्क के अंदर लोग कमेटी डालते हैं। गाड़ी खरीदना, कमेटी सेविंग को एक पार्क करने का बेस्ट तरीका है, गाड़ी खरीद लो। जो हमारे प्रूडेंशियल लॉज हैं स्टेट बैंक के, उसके अंदर उन्होंने
3 मिलियन की कैप लगाई हुई है और 3 इयर्स की कैप भी लगी हुई है। वो इसलिए कि ज़रूरत से ज़्यादा लैंडिंग हो जाए और उतनी कमाई ना हो लोगों की, तो वो डिफ़ॉल्ट्स में फिर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट में अपनी फाइनेंसिंग, क्योंकि ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कॉरपोरेट अगर आप एक कंपनी है तो उनके लिए डिफरेंट एक प्रूडेंशियल लॉ है जिसके अंदर वो गाड़ियाँ लेते हैं और बहुत सारे ले रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तब आपकी लीजिंग बढ़ जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है आपकी लीजिंग कम हो जाती है और कैश पे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। आज जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो काइबर +3, काइबर प्लस, कॉर्पोरेट को काइबर +2 पे भी एंटरटेन कर लेता, कोई 1 पे भी कर, जितना बड़ा कस्टमर है उसका प्रोफाइल, ब्लू चिप कंपनी है, कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उसके और रेट होते हैं। तो ये हमेशा से चलता। आज काइबर हमारा 11, 11:30 के 12 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। उस पर मैंने बताया ना, हर बैंक का एक डिफरेंट पैकेज प्लान है, वो काइबर +3, 4, 5 और फिर उसी तरह। और ये भी याद रखें, हर इदारे ने अपनी सेल्स को मटेरियलाइज करना है, तो वो कस्टमर के लिए जितनी बेनिफिट देगा तो वो कस्टमर उसके बाद पुल क्रिएट करेगा ना। अगर आप सहूलत ही कोई नहीं दे रहे तो आप पे कौन आपसे आके लेगा, क्योंकि ये है पैसे देने की बात, ये है बात 3 साल तक तो कम से कम देने हैं ना पैसे। तो जो लेने वाला है वो एक 100 रुपये को गिन रहा होता है कि यार, क्योंकि वो सेगमेंट नीचे है, जो ऊपर वाला सेगमेंट है शायद उस तरह उसको वो अपने हज़ारों को गिनता है, नीचे वाला 100 को देखता है, उससे ऊपर वाला और। अच्छा सर, इंडस्ट्री की जानिब से एक आजकल बड़ा रिस्पांस सुनने में आ रहा है और वो यही रिस्पांस है कि हम गाड़ियों को मज़ीद बेहतर एडवांस करना चाहते हैं, बट फिर हम वो प्राइस ब्रैकेट देखते हैं, वो बजट देख रहे होते हैं कि जिसके अंदर आवाम नहीं ख़रीद पाएगी, बट हमें जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो एक इतनी मद में जो है ना वो ड्यूटी और टैक्सेस देना पड़ते हैं। तो हम किस तरह से उस प्राइस कटिंग को मैनेज करें? हम चाहते हैं अच्छी गाड़ी प्रोड्यूस करना, बट हम अच्छी कर नहीं पाते। अगर अच्छी करेंगे प्राइस बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट हमसे वो टैक्स डिमांड करती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा है, तो हम किस तरह से उस चीज़ों को करें? मैं थोड़ी सी लंबी बात होगी लेकिन ये समझाने की कोशिश करूँगा। अभी आपने बात की थी हम बेहतर करना चाहते हैं, पुर्जे बेहतर लगाना चाहते हैं, लेकिन टैक्सेस का मास। देखिए, एक पुर्जा या तो वो लोकल बनेगा या वो इंपोर्ट होगा जो गाड़ी में फिट होना है। तो जब इंपोर्ट होगा तो टैक्स बढ़ा दिया हुआ है तो उस पर टैक्स ज़्यादा देंगे आप, वो कॉस्ट वहीं पे सीधी चलेगी, इंपोर्ट के ऊपर ही कॉस्ट ऊपर चलेगी। फिर अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो इंडिजिनस नहीं बना रहा कुछ भी। जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल के ऊपर भी टैक्स होगा, और फिर जिसने बनाना है उसकी तनख्वाह के सेगमेंट पे भी आपने टैक्स बढ़ा दिया है। उसकी फैक्ट्री के ऊपर, उसके बिजली के बिल के ऊपर, उसकी यूटिलिटी के ऊपर, हर चीज़ पे आपने टैक्स बढ़ा दिया है, तो वो इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर ही आएगा ना। अबव एवरीथिंग आप 52% एक सीधा टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये फिर उस 52 को 54 पे ले जाएगा, और फिर वो 54 का इम्पैक्ट जो है वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा गाड़ी की कीमत पे। मतलब जो 1 करोड़ की गाड़ी है वो 1 करोड़ 4 की हो जाएगी। अच्छा सर, ईवी मार्केट के ट्रेंड को आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, ये एडेप्टेबिलिटी कस्टमर की है। आप उसको जो उसके चार्जिंग स्टेशंस हैं आपके बढ़ जाएं और अप्रोच इजी हो जाए। अभी आप कम्यून करते हैं, जो भी ईवी गाड़ी लेता है वो अर्बन यूज़ के लिए ले रहा है, शहर के लिए। अभी तो वो 3000 चार्जिंग स्टेशंस की भी बात चल रही है, वो चाइनीज़ कंपनियां वो लगाए चल रही है ना, हो भी गया, बट वो कहते हैं रोम वाज़न्ट बिल्ट इन वन डे, वो एक दिन में बन जाएगा भाई, इसको साल लगने हैं। तो 3000 की इम्प्लीमेंटेशन में भी 2 साल 3 साल लग जाएंगे। और फिर जब आप करते हैं ईवी गाड़ी के अंदर, अब आज इंडस्ट्री जो है पूरी वो हाइड्रोजन इंजन्स को देख रही है। ईवी एक टाइम था वो ईवी को देख रहे थे। आज ईवी का जो हमारे पास मिडल में हम कहते हैं ना, बड़ा इजी वे है। अगर मेरी बैटरी चार्ज ना हुई तो मैं इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचूं? गाड़ी तो मुझे वो चाहिए जो मैंने बस मोड़नी, सड़क पर डालनी और चलता जाऊं। यही बात हाइब्रिड के अंदर, वो हाइब्रिड भी अर्बन यूज़ के लिए बनी, उसकी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी शहरों में मिलेगी आपको, हाईवे पे नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग ही शहरों पे होती है, लेकिन एक चीज़ आपके पास है भाई, आप कहीं भी यूज़ तो कर सकते हैं, आपको लेट डाउन तो नहीं होंगे, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे अपनी नीड को। तो हाइब्रिड्स आर देयर। इन माई ओपिनियन ईवी के ऊपर आपका सवाल है, अभी तक जो मुझे ईवी नज़र आ रही है वो आइसिंग ऑन द केक है। केक को सजाया आपने ईवी के साथ, अभी जो हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए।
ये आने वाले दिनों में देखें, आप ओपिनियन सेट नहीं करते किसी के ऊपर पहली मुलाकात में, आप और बहुत सारी मुलाकात। 2030 तक वर्ल्ड वाइड जो है वो 250 मिलियन के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड लगाए जा रहे हैं कि ये ईवी की गाड़ियां जो है वो ऑन ग्राउंड होंगी, ऑन रोड्स होंगी। और बल्कि अगर आप नेदरलैंड की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ये गैसोलीन इंजन ही बैन कर दिए हैं, यानी अब वो वहाँ पे कर ही ईवी के ऊपर काम रहे हैं। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि सर अगर ईवी के ऊपर काम करते हैं, एक जानब गवर्नमेंट कहती है कि ईवी को प्रमोट करें ताकि हमारे पास जो अजाफी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हम यूटिलाइज़ कर पाएँ और सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी जानब यह है तो ईवी गाड़ी ही बहुत महंगी है। जिस तरह अभी पाकिस्तान में 1-2 ब्रांड है, आपको वो डैंगफोंग भी देखने को मिल रहा है और इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियां और भी आने वाली हैं। मैं अगर एनालाइज करूंगा, मैं बेस्ड ऑन अदर्स एक्सपीरियंस करूंगा। मैंने अगर किसी को गलत यू टर्न लेते हुए गलत स्पीड पे देखा है तो मैंने देखा है इसको हादसा पेश हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा, मैं वो काम ना करूं। यूरोप के अंदर, मैं यूरोप के बात कर, आपने नीदरलैंड की एग्जांपल दी, बट ओनली नीदरलैंड। ईवी की जो सेगमेंट है ना, NEV, दैट इज, उस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आती हैं और हाइब्रिड्स भी आती हैं। ठीक है, अब आप क्या हाइब्रिड को भी बीच में ऐड कर रहे हैं? आपने 30 की बात की, तो वो खाली ईवी तो ना हुई, वो हाइब्रिड गाड़ियाँ भी तो हैं जो बैटरी 60 की स्पीड तक बैटरी पे चलती हैं और 50 किलोमीटर भी दे जाती हैं। अभी तो खुशी है कि पाकिस्तान में भी कुछ HEV की मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी। ऐसे ही है, प्रियस को देखते रहे हम, और प्रियस जिसके पास थी वो दूसरे को शो करता था, मैं 18 किलोमीटर लेता हूँ, मैं 22 किलोमीटर लेता हूँ। दैट वाज अ रीज़न टू गिव, और वो अ रीज़न टू फील प्राउड एज वेल कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और मेरा डिसीजन अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं किसी को एडवांटेज होता है और किसी को डिसएडवांटेज होता है। अब प्रियस ही कुछ लोगों ने लिए हैं जिसके ABS खराब हो गए, प्रियस ही किसी ने ली, उसकी बैटरी खराब हो गई। तो वो हर चीज़ मार्केट में तो अब ये भी आता है बैटरियाँ पुरानी हो गई हैं, अब ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब प्रियस के हवाले से ये भी सुनने में आता रहा। जी बिल्कुल सही, यहाँ आप पहुँचे हैं। देखें, टेक्नोलॉजी जो है ना वो दिनों में चेंज होती है, तो इसीलिए ओपिनियन सेट कर लेना उस टेक्नोलॉजी के, वो थोड़ा सा प्री इमैच्योर सी बात होगी कि आप किसी की ओपिनियन क्रिएट कर दी आपने कि जी ये बहुत अच्छा है। भाई आप खुद ईवी चलाते नहीं हैं, दूसरे को कह रहे हो ईवी ले लो, और दूसरे को कह रहे हो प्रमोट कर रहे हो ईवी। आपने ईवी, ये हमें जब एज एन एनालिस्ट अगर मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ तो उस रिकमेंडेशन के अंदर सबसे पहले मुझे अपने आप को लेके आना है, क्या मैं ये अपने लिए सूटेबल समझूंगा? अगर ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है तो मेरे भाई, फेलो ब्रदर किसी के लिए क्यों? देखिए सर, मार्केट में वो एक हवा भी तो बन जाती है। जिस तरह अभी पाकिस्तान में BYD आई है और BYD की वजह से लोगों को लगा कि एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसने टेस्ला को कम्पीट कर दिया पाकिस्तान में आ गया, अब जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक, तो लोग जो है वो उस एक हवा और उस वो जो है ना वो जिससे कहते हैं कि उसने किया तो किसी का मुंह देख के तो अपना भी लाल करने वाली, तो वो वाला हिसाब पे चल पड़े। देखें, वही बात है ना, और बाद में वो ये कहते हैं ओहो यार वो तो मेरी वहाँ पे बंद हो गई, अब किसी को बुलाओ अब लेके जाए। अच्छा, जिसने ये मैं नाम नहीं लूँगा, BYD नहीं, और भी गाड़ियाँ आती हैं जो आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। गाड़ियों की जो एक वर्थ होती है ना, वो उसकी प्रिंसिपल से रिफ्लेक्ट करती है, ट्रिकल डाउन करती है डीलर के थ्रू कस्टमर के। एक कस्टमर वो है जो कहता है मेरी गाड़ी सड़क पे ख़राब नज़र आई ना, तो मैं डीलर को कहता था मैं तो छोड़ूंगा नहीं। आज से 40 साल पहले रोल्स रॉयस अपनी गाड़ियाँ बेचते होते थे, तो रोल्स रॉयस वाले अगर अपनी गाड़ी अगर UK में बन रही है और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे कपड़ा डलवा दिया जाता था, और वहाँ पे एक पर्सनलाइज ट्रक जो जाते हैं, जो आज हम जिस पे हम करते हैं ना गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, छोटे ट्रक्स, वो ट्रक जाता था और वो गाड़ी को लोड करके कंपनी वाले लेके आते थे। क्यों? क्योंकि कंपनी कहती थी मेरी साख खराब नहीं होनी चाहिए। अगर एक कंपनी का ये माइंडसेट है कि मेरा कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए, मेरी साख खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल गाड़ी है। कोई भी गाड़ी खराब नहीं होती, कोई गाड़ी, ख्वाह वो चाइनीज़ हो या यूरोपियन हो या अमेरिकन हो या जापानीज़ हो, ख़राब नहीं होती। ख़राब आपकी सोच होती है, जो आप डिसोन कर देते हैं अपने ही प्रोडक्ट को। आप उसकी वारंटी, टीथिंग इश्यूज तो हर गाड़ी में आते हैं। टीथिंग, आपने बनाई गाड़ी, लोकल पार्ट भी तो लगाए, किसी ने बनाया तो जोड़ा तो यहीं पे ना, असेंबल तो यहीं पे किया ना। अब उस जोड़ने में अगर कोई गलती होगी, खामी होगी, कहीं होगी, तो जो कंसर्न्ड कंपनियां होती हैं वो आप आवाज़ सुनेंगे रिकॉल, ये फलां चीसी नंबर से फलां चीसी नंबर वाली गाड़ियाँ वापस कॉल कर लें, हम इनका ये पार्ट रिप्लेस करेंगे। कस्टमर को कॉल जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कॉल्स जाते हैं,
क्यों? कि वो अपनी साख की उनको फिक्र है और वो चाहते हैं कि वो बैड इंप्रेशन ना दे मार्केट में। अच्छा सर, पाकिस्तान में एक ब्रांड टोयोटा, उसकी क्रोला वेरिएंट, और उसके अंदर भी बड़ी, उसके ऊपर भी आजकल बातें होती हैं कि क्रोला उसको चेंज ही नहीं कर पाया, वो एक अरसे से देखते आ रहे हैं सेडान के अंदर वही चीज़ चलती आ रही है। इसकी जो है, इसके अंदर वो किस तरह से चेंजिंग आएंगे? अगर हम किसी और गाड़ी की बात कर लेते हैं, अगर कंपैरेटिवली देखते हैं तो होंडा की, हम सिविक की बात कर लेते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसके अंदर एक काफ़ी चेंज जो है वो देखने को मिला। तो होंडा उसी के वो ये टोयोटा करोला जो है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिला। सो आप इसको किस तरह से देखते हैं? टोयोटा की जिस शेप की आप बात कर रहे हैं, जिसको होंडा के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, होंडा ने उसके होते हुए 2 शेप्स चेंज किए हैं और कॉस्मेटिक चेंजेस तो बहुत सारी किए हैं। टोयोटा ने भी माइनर मॉडल चेंज हम कहते हैं MMC। MMC का मतलब माइनर मॉडल चेंज, लाइटें चेंज कर दी, रिम चेंज कर दिए, सर्ट्स, शेल वही है, कैप्सूल वही है, और अंदर एक्सेसरी चेंज हो गई। तो टोयोटा ने अब आज भी होंडा की मार्केट पोजीशन आपके सामने, थोड़ा सा एक मैनेजमेंट एक फ़िलॉसफी चलती है। देखें, टोयोटा और होंडा में एक कॉमन चीज़ है, वो दोनों जापानीज़ मैनेजमेंट वहाँ पे उनकी एक से है और वो उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं और वो अपने अपने तरीक़ाकार से देखते हैं। मुझे ये नहीं कहना वो गलत है, मुझे ये कहना है कि देखें, हर बंदे की, हो सकता है मैं तस्वीर का एक रुख देख रहा हूँ, वो दूसरा देख रहे हूँ, और हो सकता है वो तीनों देख रहे हो। यहीं पे सारा कुछ है। यहीं पे हमने मार्केट में देखा है कुछ डिसीजंस मैनेजमेंट कहीं पे किसी भी वजह से, नाम तो मैनेजमेंट का आता है क्योंकि ऑथराइज तो वो करते हैं, वो ले गए हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अपनी इस्लाह भी कर लेते हैं। और जब वो इस्लाह करते हैं, हमने उसको पॉजिटिव नहीं, हम उसको भी नेगेटिव लेते हैं कि यार देखा, ये इतना मार्जिन कमा रहे थे, इनके पास पैसे थे। भाई नहीं करते तो आप क्या कर लेते? मार्केट देखें, जिसकी नीड है ना, उसने क्या पहले खरीदी? नहीं खरीदी, रेगुलर भी चलेगा, सब कुछ बिकेगा। देखेंगे आप उनकी सर्विस की क्वालिटी, वो आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, वो बड़ा फोकस्ड हैं अपने कस्टमर की। हर बंदा, मैं जिनकी अभी ये प्राइस के ऊपर बात कर, वो बहुत सारे एरियाज़ हैं जो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन निकल के अपने कस्टमर्स को कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ चलते हैं। कहीं नहीं कोई चलता, कोई डिफरेंट एंगल के साथ चल रहा होता, कोई एडवांस में कुछ कंपनसेट कर देता है, प्राइस ही पहले नहीं इंक्रीज़ कर रहा होता, और पता है कि यार ये मार्केट, इस वक्त मार्केट की जो हालत है, हम नया चेंज, जब भी कोई नई चेंज लाते हैं ना, देखें सबसे पहले तो वो जो वेंडर आपका सप्लायर है ना, वो देखता है मुझे कितनी गाड़ियों के लिए डाई खरीदनी है। डाई सस्ती नहीं आती। अगर आज उसने उस वक्त एक डाई खरीदी थी किसी भी चीज़ की, जो प्रोड्यूस डिमांड थी उसकी 60,000 गाड़ी की हमारी साल की बननी है, तो डिवाइड आप मंथ पे खुद ही कर सकते हैं उसकी कितना बनेगा। आज वही डिमांड जो है वो 60 की बजाय एक मॉडल की आ गई है 7,000, तो कॉस्ट तो डाई की वही है। तो वो कहेगा भाईजान मैं तो नहीं दे सकता, आप खुद ही कर लें। अच्छा सर, आपने बहुत जो है ना वो फेमस ब्रांड्स के साथ भी काम कर रखा है, तो हम आपसे अब पिक एंड चूज़ के ऊपर ही जो है ना वो करेंगे। हाँ, एक छोटा सा क्विक सा होगा कि आपने बस आंसर देना है कि आपको इसके रिलेटेड आप इस ब्रांड को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप मार्केट में देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर टोयोटा से स्टार्ट कर लेते हैं, तो टोयोटा ब्रांड को कोई एडवाइस करना चाहें? देखिए जी, मेरी तो एडवाइस यही है कि मार्केट में छोटी सेगमेंट की गाड़ी जो है ना वो डिमांड है, ठीक हो गया, और वो सारा बोझ एक असेंबलर पे आया हुआ। अगर उधर भी आप ऑप्शन दे सकें कस्टमर को, जैसे क्रॉसओवर में ऑप्शन है कस्टमर, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, सेडान में भी है। ठीक होगा। टोयोटा को मशवरा देना चाहेंगे कि कोरिया थी, डैट्सू ब्रांड था, डैट्सू ने बंद कर दिया, लेकिन टोयोटा में विट्स भी आती है और भी गाड़ियाँ आती हैं उसकी, तो छोटी गाड़ियों में भी छोटी से। होंडा की भी छोटी गाड़ी आ सकती हैं। देखें, फिर वही बात है, होंडा की बहुत पॉपुलर गाड़ी हैं, सारा इंजन, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत रिनोन्ड है, इसी तरह टोयोटा की रिनोन्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपको अब बात वही है ना कि मार्केट के अंदर पुल जो है वो कितनी है, हर बंदा ये देखता है मैं इतने पैसे लगा के इतने कस्टमर की क्या गारंटी है। सुजुकी के ऊपर देखें, उनकी 1300 सीसी 1200 सीसी बहुत अच्छी गाड़ी आई, और मेरी यही उनसे है कि जो सबसे छोटा वाला सेगमेंट है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। कस्टमर को उस पैसे के ऊपर इतराज़ नहीं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें।
MG को अपनी रेंज बढ़ानी चाहिए विद अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, और उन रेंज के अंदर उनके पास छोटी गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास और भी गाड़ियाँ, उनका साइड का बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अम्ब्रेला के नीचे बहुत गाड़ियाँ हैं। हैवल, आई मस्ट प्रेज द मैनेजमेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये क्रेडिट जो आज हैवल माशाल्लाह जिस तरह परफॉर्म करी, उनकी मैनेजमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और मैं यही चाहूँगा कि आप आफ्टर सेल्स में फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका, बस मज़ीद इसको जैसे आप लेके चल रहे हैं कंसिस्टेंट रहे। तो Hyundai देखें जी, मार्केट के अंदर उनकी अपनी डोमिनेंस है और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। वहाँ पे भी छोटी गाड़ी का एक वैक्यूम है, जो आ जाए वैरायटी बन जाती है, कार से लेके आप ऊपर चले, क्योंकि सबसे सस्ती गाड़ी अगर 9.7 मिलियन की है तो किया हैज़ ऑल्सो वैरायटी। मेरे ख्याल में जो है ना हमारा प्रोडक्ट जो सिलेक्शन है उस पर थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। Isuzu बहुत अच्छा ब्रांड, फिर वही बात है कि पाकिस्तान में वो डिमांड के हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो चाम लूज़ कर जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी कंसिस्टेंट रहे। वो एक ड्राइव कर रहे थे मार्केट को, आज भी ड्राइव कर रहे हैं Isuzu वाले बड़ी कैटेगरी में, लेकिन वो उनके मार्केट में ये एक राय है कि जिससे वो एग्रेसिव आते हैं उतने एग्रेसिव रहते नहीं, कंटिन्यूटी भी नहीं रहते, वो कंसिस्टेंट है। Isuzu मैनेजमेंट एक ही है, अगेन वही बात है, जितने एग्रेसिव आप आए हैं वो कंसिस्टेंटली उसको फोकस करें। चेंगान भाई रिवॉल्विंग कंपनी है, उसकी बात ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। BYD हैज़ एवरीथिंग, वो उनके पास इंजन भी है, PHEVs भी हैं, वो उनकी जो वैरायटी, उनके पास जो वैरायटी है वो किसी के पास नहीं है, और उनके पास वैरायटी के साथ एग्रेसिव अप्रोच भी है और प्राइस भी हाथ की है। तो इसका मतलब है कि अभी तक मैंने देखा है प्यूजो भी है सर। एक देखिए प्यूजो हमारे मुल्क में वही कहना है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा वो किया के लिए ही कहा था, तो वो उनका ही प्रिंसिपल कंपनी है, उनकी भी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ा सा उसको फोकस करना। देखा जितोर सर बहुत एग्रेसिव भाई, जेटोर का ग्रुप लोकल जो है उसको संभाल जाए तो कल के लिए वो एक टॉप 5 कंपटीटर नहीं जी। तो अभी तक मैंने देखा है कि हैवल, किया और जितोर, इन तीनों को आपने ये जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से आपने इनको। हैवल की मैंने कहा जी वो मैनेजमेंट ट्रिकल डाउन कर रहा है, वो ये मैनेजमेंट की सोच है, फोकस है कि कस्टमर को हर तरीके से फैसिलिटेट करना है, फिलॉसफी ट्रेवल कर रही है ना, और उसको उसकी जेब पे वजन नहीं डलना चाहिए, अप्रोच में रहना चाहिए उसकी, और उसकी रीच में होना चाहिए, ये अप्रोच है। बहुत शुक्रिया सर आपके इस कीमती वक्त का। और नाज़रीन, यकीनन अकील बशीर साहब से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और हमें भी इसी सोच को आगे लेके चलना है कि ये मुल्क भी अपना है और चीज़ें भी अपनी हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट, कोई रेगुलेटरी, कोई अथॉरिटी कुछ इस तरह की अगर चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, इसको आप कंफर्म ना समझें, लेकिन आप मार्केट को एक और सेट के साथ, और फिर ये है कि वो फेक न्यूज़ का जो एक और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत दिखाई देता है, तो यकीनन ख़ुद भी उसको समझा करें और ख़ुद भी लोगों को गाइड करने की कोशिश किया करें। और वो कहते हैं ना कि एक कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, और शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो जब हम मुल्क की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर कभी अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया या हम किस तरह से चलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि एक मुल्क, एक गवर्नमेंट जो है वो चलने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ तो वसाइल चलाने के लिए टैक्सेशन की ज़रूरत होती है। और जिस तरह बजट के ऊपर हम बात कर रहे थे और बजट के हवाले से जो भी चैमक हुई हैं इस वक्त चल रही हैं, तो ये भी पाइपलाइन में है चीज़ें, तो इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मुल्क भी अपना है, लोग भी अपने हैं, चीज़ें भी अपनी हैं, और हमने ही इसको आगे लेके चलना है। और इसी अप्रोच के साथ अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल में हम जो है वो कामयाबी के बहुत करीब हैं। लेकिन अगर हम इसी सोच के साथ चलते रहेंगे और एक दूसरे को मैनिपुलेट करते रहेंगे, सो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे हमें अवॉइड करना है। और अभी मार्केट के अंदर अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या बेचने वालों को भी कहूँगा कि अभी जब चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ पे ना रेट्स ले जाएं, और ख़रीदने वाले को भी कहूँगा कि आप जो है ना वो ज़रा
देखभाल के और अपनी जो भी आपकी पसंद नापसंद है उसके मुताबिक करें। बाकी किस तरह से मार्केट चलती है और क्या चीज़ें हैं और हम किस तरह से ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सो वो सब चीज़ें अकील बशीर साहब से हमने सीखी भी हैं। और यकीनन आपको भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय हो लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का भी इज़हार किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती है। हम उससे सीखते हैं और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।